हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए तो कंपनी ने खुद नहीं सोचा था कि मार्केट में निकलते ही इस तरह से उनको खरीदार मिल जाएगा। रेहान ने विराज को कहा, अब वापस चलते हैं, आप जल्दी से जल्दी इसके पेपर्स तैयार करा दीजिए। यह यट अब से मेरी हुई जाए। जब यटसी शोर की तरफ वापस लौट रही थी, तब वहां तेजी से और भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। हर किसी का एक ही मकसद था कि किसी तरह से उस यट को एक बार अंदर से देखने का मौका मिले और वो लोग वहां पर अपनी फोटोग्राफ्स खींचकर प्लांट कर सके। जैसे ही टीपा सपोर्ट पर वापस पहुंची, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। सबसे पहले यॉट से विराज ही बाहर आया। लोगों ने उसे घेर लिया। हर कोई उस यट को अंदर से देखना चाहता था। वो लोग भी एक से एक रिच बिजनेसमैन थे। अपने अपने ट्रेड में मालदीव्स में सबका बहुत नाम था। विराज ने उस भीड़ को एड्रेस करते हुए कहा, प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप लोग यहां पर भीड़ मत लगाए। इस यट पर जाने की परमिशन किसी को नहीं मिल सकती। विराज की बात सुनकर वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए। बहुत लोगों को विराज की बात बहुत इंसल्टिंग लगी। उनमें से किसी को उम्मीद नहीं थी कि विराज स्ट्रेट अवे उनको और देखने से मना कर देगा। एक आदमी जो खुद भी बहुत बड़ा मिलियनियर था, उसने विराज को गुस्से में कहा, यह एग्जीबिशन सबके लिए है ना, और इस यट को बेचने ही लाए हो। हम सब लोग तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स ही तो हैं, तो तुम हमें इस यट को देखने से कैसे रोक सकते हो। विराज ने उस आदमी को बहुत पोलाइट कहा, सॉरी सर, बट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, यह यट अब एक प्राइवेट यट है, ये खरीदी जा चुकी है, इसलिए हम इस पर पब्लिक को जाने की परमिशन नहीं दे सकते। विराज के यह कहते ही वहां पर सबको जैसे सांप सद गया। जहां 1 मिनट पहले इतना शोर था, वहां बिल्कुल सन्नाटा हो गया। लोग दंग रह गए कि 7,000 मिलियन की यट इतनी जल्दी इस तरह किसने खरीद ली। कितने लोगों ने विराज से रेहान की आइडेंटिटी जानने की कोशिश की। विराज ने सबको पोलाइट कहा, सर, मुझे इस यट की पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। आप सब लोग प्लीज पीछे हट जाएं। मुझे और मेरे प्रेस्टिजियस गेस्ट को आप रास्ता दीजिए। रेहान और विराज वहां से निकलकर वेनिस शिव बिल्डिंग की ऑफिस की तरफ चल दिए। लोग बस देखते ही रह गए। वहां पर कुछ और कंपनीज की यट भी लगी हुई थी। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैरानी से विराज की तरफ देख रहे थे। आज का पूरा शो वेनिस शिप बिल्डिंग कंपनी ने जैसे स्टील कर लिया था। सबकी जॉइंट सेल मिलाकर भी इतनी नहीं थी जितनी कमाई वेनिस शिप बिल्डिंग कंपनी ने सिर्फ एक की सेल से कर ली थी। शिप बिल्डिंग कंपनी के ऑफिस में विराट ने रेहान को कहा, सर, आप इस यट का नाम चेंज करना चाहेंगे। कंपनी ने इसका नाम वाइल्ड शार्क रखा है। रेहान ने कुछ देर सोचा और कहा, वाइल्ड शार्क अच्छा नाम है। इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस देखकर यह नाम इसको सूट करता है। नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी नाम से यट के पेपर्स बना दीजिए। विराज ने रेहान को कहा, सर, आप एक बार बाहर चलकर छोटी टिकटॉक और भी पसंद कर लीजिए, जो भी आप इसके साथ लेना चाहे। मैंने आपको बताया था ना, इस सुपर लग्जरियस टी के साथ एक छोटी चिन्ह। आज ऑफ हमें हमारी कंपनी फ्री दे रही है। रेहान में बहुत कैजुअली विराज को कहा, आपको जो ठीक लगे आप अपनी मर्जी से कोई भी टाका दे दो, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर इतनी भीड़ जमा है, मैं लोगों के सवाल जवाब सुनने बाहर नहीं जाना चाहता। शिप बिल्डिंग ऑफिस के बाहर रेहान से मिलने वालों का तांता लग गया था। मालदीव्स का हर रिच आदमी इस वक्त रेहान को देखना और मिलना चाहता था। हर किसी को क्यूरियोसिटी थी जानने की कि कौन है जिसने 7,000 मिलियन की टाक एतफाक खरीदी है, पर रेहान का किसी से कोई जान पहचान बढ़ाने का मूड नहीं था। दूसरी बात यह भी थी कि रेहान नहीं चाहता था कि कोई उसको वहां पर पहचान ले और उसकी रियल आइडेंटिटी सबको पता चल जाए। रेहान ने बाहर जाने से मना कर दिया तो विराट बहुत सरप्राइज था, क्योंकि छोटी योट भी अच्छे खासे अमाउंट की ही आती है वहां के लोगों के लिए। जिस प्राइवेट योट को रखना बहुत बड़ी बात है। रेहान ने उसे देखने तक की जरूरत नहीं समझी। विराज को कह दिया कि जो ठीक समझे वह दे दो। विराज ने रेहान को कहा, सर, हमारी एक यट बहुत फेमस है, वह मॉडल सबसे ज्यादा बिकता है, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल है, उसका नाम है फ्लाइंग फिश। आप कहें तो वही आपको ट्रांसफर कर दूं। रेहान ने विराज को कहा, ठीक है, यही दे दीजिए।
मुझे नाम भी पसंद आया। फ्लाइंग फिश पर देख लेना आपकी। यह फ्लाइंग फिश मेरी वाइल्ड शार्क के लोअर डेक में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि मैं यहां से अब वापस इसी यर्ड पर जाऊंगा। और वह भी खुद ड्राइव करके। विराज रेहान का जोश देखकर बहुत खुश था। उसके लिए रेहान जैसे कस्टमर्स वंस इन ए लाइफ टाइम ही आते हैं और जिंदगी बदल देते हैं। विराज को पता था कि इतना बड़ा जैकपॉट लगने के लिए उसको भी कंपनी अच्छा खासा प्रमोशन देगी। भीड़ जब बाहर बढ़ती जा रही थी और लोग रेहान को ढूंढ रहे थे, ऐसे में रेहान चुपचाप कंपनी के बैक डोर से बाहर निकलकर अपने होटल वापस आ चुका था। होटल आकर रेहान ने कियारा और साशा को बताया कि उसमें एक यट खरीदी है। विवेक ने तब रेहान की बात को आगे बढ़ाते हुए सबको बताया, अरे यट खरीदी है, यह बात अंडरस्टेटमेंट है। पूरी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ यट नहीं खरीदी, बल्कि 7,000 मिलियन की टसे खरीदी है। विवेक की बात सुनकर वहां खड़ी सब लड़कियां बुरी तरह शॉक रह गईं। रेहान ने मुस्कुराते हुए सबको कहा, मैं कल सुबह ही यहां से वापस जा रहा हूं। कियारा ने पूछा, कहां वापस जा रहे हो? रेहान ने कहा, मुंबई तक मैं इस यट से ही जाऊंगा। मुझे वहां कुछ काम भी है, वहां से दिल्ली फ्लाइट ले लूंगा। यट से जाने में कुछ दिन लगेंगे, यहां से मुंबई पहुंचने में, पर मैं तो अब अपनी टप्पॉसी से ही जाऊंगा। जो मेरे साथ चलना चाहे वह मेरे साथ चले, और बाकी लोग कुछ दिन यहां घूमकर जो पहले से प्लान था उसे फॉलो करते हुए प्लेन से वापस आ जाएं। रेहान की बात सुनकर तो जैसे वहां पर एक अफरा तफरी ही सी ही मच गई। जब कविता श्रीधर के ग्रुप की सारी लड़कियों ने सुना कि 7,000 मिलियन का यट खरीदा गया है, तो वो सब बहुत हैरान हो आपस में बातें करने लगी। एक ने कहा, यह शिप क्या सोने का बना हुआ है? तो दूसरी बोली, 7,000 मिलियन में आखिर कितने जीरो आते हैं यार? उनमें से एक और ने कहा, इतना एक्सपेंसिव यट कोई कैसे खरीद सकता है? ऐसे क्या हीरे जड़े हैं? उसमें लड़कियों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रेहान ऐसा कितना रिच है जो 7,000 मिलियन की टांसा पर खरीद डाली है। उन लोगों के लिए यह बहुत शौक अंग था। जब रेहान ने कहा कि वह योट से वापस जा रहा है, तो सारी लड़कियां शोर मचाने लगी कि वह भी रेहान के साथ ही वापस चलेंगी। आखिर ऐसी सुपर लग्जरी योट का एक्सपीरियंस कौन छोड़ना चाहेगा? पर तभी शशा ने खड़े होकर एक अनाउंसमेंट की। उस अनाउंसमेंट ने तो जैसे लड़कियों के सारे जोश पर पानी ही फेर दिया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी थी कि अब क्या करें। रेहान ने वेनिस शिप बिल्डिंग कंपनी से उनका सुपर लग्जरी यट खरीदा था। रेहान ने होटल आकर सबको कहा कि वह कल ही उस यट से इंडिया वापस जा रहा है। जो भी उसके साथ चलना चाहे वह कल उसके साथ वापस चल सकता है, और जो मालदीव्स अभी घूमना चाहते हैं वह रुककर प्लेन से आ जाएं। वहां पर जब सबने सुना कि वह यट 7,000 मिलियन की है, तब सब लोग दंग रह गए थे। आपस में सब लड़कियां सोच रही थीं कि ऐसी सुपर लग्जरी यट का एक्सपीरियंस कौन छोड़ेगा साओ से। भला रेहान ने जब कहा कि वह कल ही वापस जा रहा है, तब सब एक साथ रेहान को बोलने लगी कि वह भी रेहान के साथ ही वापस चलेंगी। पर तब शशा ने सबको कहा, जल्दबाजी में तुम लोग कोई भी डिसीजन मत लो। मालदीव्स भी रोज रोज आना नहीं होगा तुम लोगों का। सिर्फ यॉट के एक्सपीरियंस के लिए ट्रिप बीच में छोड़कर मत जाओ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इंडिया पहुंचने तक कई दिन लग जाएंगे। सी सिकनेस जिसको भी है वह इतना लंबा सी ट्रेवल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखने में जो चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बहुत मुश्किल होती हैं। इसलिए मेरी एडवाइस यही है, जिसको भी थोड़ा भी सी सिकनेस प्रॉब्लम है वह यट से वापस जाने का ख्याल छोड़ दे। रेहान ने भी शशा की बात सुनकर सबको कहा, शशा बिल्कुल ठीक कह रही है। यट से मालदीव से मुंबई पहुंचने में 7 दिन लगेंगे। 7 दिन समंदर में रात दिन रहना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे नहीं लगता कि तुम में से बहुत सारे लोग उन वेदर कंडीशंस को बर्दाश्त कर पाएंगे। रेहान की बात लॉजिकल थी। बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी थीं जिन्होंने किसी शिप पर समंदर में कभी 1 घंटा भी नहीं बिताया था। सीधा 7 दिन का रिस्क लेना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ज्यादा लड़कियों ने फिर रेहान के साथ यट से वापस जाने का इरादा छोड़ दिया। सबकी समझ में यह बात आ चुकी थी कि जल्दबाजी में इस तरह उसके साथ जाने से नुकसान ही है। ऐसा ना हो वह यट पर बहुत बीमार पड़ जाए और यहां का मालदीव ट्रिप भी छूट जाए। रेहान के साथ वापस जाने वालों में अब बहुत कम लोग रह गए थे। साशा कंपनी की प्रेसिडेंट थी, इसलिए वह भी रेहान के साथ वापस नहीं जा सकती थी। हालांकि साशा को सी सिकनेस वाला प्रॉब्लम नहीं था, पर उसके ऊपर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए उसे भी अभी मालदीव्स ही रुकना पड़ा। फोटोग्राफर विवेक ने रेहान से पूछा
कि क्या वह रिहान के साथ यॉट पर चल सकता है। अब तो वह भी रिहानी कंपनी का एम्प्लॉय है, तो उसे दिल्ली तो आना ही है। रिहान ने विवेक को कहा, चलने में कोई इशू नहीं है, पर मैं चाहता हूं तुम शशा की हेल्प करने के लिए यहीं पर रुको। सारी लड़कियों की सेफ्टी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे जाने के बाद शशा अकेली हो जाएगी। तुम यहां रहोगे, तुम्हें थोड़ा निश्चिंत रहेगा। तुम वैसे भी मालदीव्स के बारे में सब कुछ जानते हो। रेहान की बात सुनकर विवेक थोड़ा शैद हो गया। एक्चुअली में इतनी सारी लड़कियों के साथ अकेला रुकना उसके लिए था तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, पर उससे कहीं ज्यादा वह इस सुपर लग्जरियस यॉट पर रेहान के साथ ट्रेवल करना चाहता था। पर वह रेहान को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रेहान को कहा, ठीक है बाय बॉस, मैं यहीं रुकूंगा। रेहान ने विवेक को कहा, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई तो ये बात समझ लो कि तुम एबल होंगे। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम शशा और बाकी लड़कियों के साथ ही अब वापस लौटना। विवेक ने हाँ में सिर हिला दिया। रेहान मन में सोचने लगा कि वह शुरुआत में विवेक को लेकर सचमुच गलत था। विवेक सारा टाइम लड़कियों के आसपास घूमकर फोटोग्राफ्स उतारता रहता है, पर वह उनको सिर्फ एक ब्यूटीफुल क्रिएशन की तरह देखता है। उसके दिल या दिमाग में कोई भी गंदा लस्टफुल ख्याल कभी होता ही नहीं है। इसलिए विवेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सब छोड़कर जाना रेहान के लिए सेफ था। उधर होटल के गार्डन में शीना मुंह लटकाए बैठी थी। अमर ने उससे पूछा, अब क्या हुआ है? क्यों मुंह उतरा हुआ है? सब कुछ तो अपने मन का कर रही हो। शीना ने अमर को देखकर कहा, अमर, उस रेहान मित्तल ने 7,000 मिलियन का यट खरीद लिया। यार वह तो सच में बहुत ज्यादा रिच है, और मैंने उसके साथ कितनी बदतमीजी की है। अमर ने शीना को कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था वह कोई मामूली आदमी नहीं है। तुम ही उससे बार बार बदतमीजी करके लड़ रही थी। शीना अमर को कहा, अरे मुझे लगा वह किसी छोटी मोटी एंटरटेनमेंट कंपनी का बॉस है। कहीं से उसके हाथ बिजनेस क्लास की इतनी टैक्स लग गई है तो शो ऑन ऑफ कर रहा है। मुझे क्या पता था कि वह सचमुच इतना बड़ा मल्टी बिलियनियर निकले। मुझे लगता है अमर की मुझे उससे अब माफी मांगनी चाहिए। दरअसल अब शीना को लग रहा था कि रेहान से झगड़ा करने की बजाय अगर उसने रेहान से दोस्ती की होती तो उसको कितना फायदा हो सकता था इस दोस्ती से। इसलिए उसके दिमाग में अब यह प्लानिंग चल रही थी कि रेहान से माफी मांगकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दे। अमर ने शीना को कहा, जितनी बदतमीजी तुम उसके साथ कर चुकी हो, मुझे तो नहीं लगता कि उसको तुम्हारे सॉरी से कोई फर्क पड़ेगा, पर फिर भी कोशिश करके देख लेना। यहां अमर और शीना जब ये सब बातें कर रहे थे तब रेहान से मिलने लीजा और डायरेक्टर अविनाश पहुंचे। डॉक्टर अविनाश ने रेहान को कहा, मिस्टर रेहान, मुझे पता चला कि आप कल ही इंडिया वापस जा रहे हैं। रेहान ने अविनाश को कहा, हाँ, मैंने यहाँ की टस्पाउथ एग्जीबिशन से साई-फाई टेप टी खरीदी है। हमेशा से ही मुझे टीएस का बहुत क्रेज रहा है। आप इसे मेरा बचपना कह सकते हैं, पर मैं उस यट को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने से खुद को इस वक्त रोक नहीं पा रहा हूं। उस यट में वैसे भी बहुत डिफरेंट फीचर्स हैं जिन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। इसलिए मैं कल ही वापस इंडिया मुंबई की तरफ निकल जाऊंगा। अविनाश ने रेहान को कहा, यह तो तकरीबन 7 दिन का ट्रेवल हो जाएगा। रेहान ने अविनाश को बोला, हाँ, बायसी जाने में 7 दिन तो लग ही जाएंगे। अविनाश ने रेहान को कहा, मेरी स्क्रिप्ट पर मुझे एक बार फिर से काम करना है। मुझे भी 1 हफ्ता स्क्रिप्ट को फाइनल करने के लिए चाहिए। रेहान ने अविनाश को कहा, यह ठीक रहेगा। जब तक मैं मुंबई और फिर वहां से दिल्ली पहुंच, आपका काम खत्म भी हो चुका होगा। आप लोग फिर दिल्ली ही आइएगा और आगे की सारी टर्म्स एंड कंडीशन वहीं पर डिस्कस करेंगे। फिर रेहान ने लीजा को कहा, मिस लीजा, आप शशा के कांटेक्ट में रहिएगा उनसे। बाकी सारी डिटेल्स और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लीजिएगा। हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी की प्रेसिडेंट वही हैं, उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं। आगे कैसे प्रोसीड करना है वह सेल्स में आप लोगों को समझा देंगी। लीजा ने हाँ में सिर हिला दिया। दरअसल लीजा अपनी दोस्त अर्शिया के बारे में भी रेहान से बात करना चाहती थी, पर अब जिस तरह से रेहान जा रहा था, जल्दबाजी में बात करना लीजा को ठीक नहीं लगा। इसलिए लीजा ने अर्शिया का जिक्र किया ही नहीं। अपनी फिल्म के बारे में कुछ और बातें करने के बाद डायरेक्टर अविनाश और लीजा वहां से चले गए। रेहान ने उसके बाद अपने ट्रिप की प्रिपरेशन शुरू कर दी। रिदमा और कियारा के साथ कविता के ग्रुप की 20 लड़कियां भी उसके साथ वापस जा रही थी। रेहान ने विराज को कांटेक्ट करके किसी एक्सपीरियंस बंदे को एक बार उसके पास भेजने के लिए कहा, जिसकी हेल्प से रेहान 7 दिन का सामान जिसकी जरूरत उसको
के ट्रैवल पर पड़ने वाली थी, उसकी लिस्ट बना सके। 7 दिन के लिए उसको फ्रेश मीट, वेजिटेबल्स, पानी और भी कुकिंग इंग्रेडिएंट, मेडिकल सप्लाई सब कुछ चाहिए था ताकि किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। उस यट पर काम करने के लिए उसको स्टाफ की भी जरूरत थी। वह भी रेहान ने विराज को ही अरेंज करने को कहा। जो भी लड़कियां रेहान के साथ वापस जा रही थी, रेहान उन सबको अपने साथ शॉपिंग के लिए ले गया। उस शॉपिंग मॉल में जिस लेवल पर खाने पीने की क्वांटिटीज खरीदी जा रही थी और बाकी चीजों पर भी लेविश खर्च किया जा रहा था, शॉपिंग मॉल के सारे सेल्स पर्सन हैरान थे। इतनी बल्क बाइंग पर्सनल लेवल पर उनके यहां से रेयर ही होती है। हालांकि बड़े बड़े शिप्स पर भी इन सब की लोडिंग बहुत हैवी क्वांटिटी में होती रही है, पर आज तक किसी ने एक टी के लिए इतना सामान नहीं खरीदा था। किसी को आइडिया नहीं था कि वह यट कोई ऑर्डिनरी यट नहीं है। रेहान जब इस स्केल पर लगातार सामान खरीद रहा था, तब कियारा ने हैरान होकर रेहान को कहा, तुमको लगता है इतना सारा सामान हमारी यॉट पर आ जाएगा? रेहान ने हंसते हुए कियारा को कहा, तुम इतने सामान की बात कर रही हो, इसे 10 गुना ज्यादा सामान उस योट पर आ सकता है। अभी तुमने वह योट देखी नहीं है, देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि वह एक अच्छा खासा शिप ही है यट पर जाने के लिए। जितनी भी लड़कियां शॉपिंग कर रही थीं, उनकी एक्साइटमेंट भी देखने वाली थी। शॉपिंग मॉल का नजारा बिल्कुल अलग ही था। रेहान यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। दरअसल रेहान भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने इस ट्रिप के लिए। जब से उसने यट की परफॉर्मेंस देखी थी और समंदर में थोड़ी देर यट ड्राइव की थी, तब से वह दूर समंदर के सफर में उसे ले जाने के बेताब था। वहां शॉपिंग मॉल में वह सब लोग शॉपिंग में बिजी थे। उधर अमर और सीना रेहान को ढूंढ रहे थे। वह दोनों रेहान को ढूंढते हुए शशा के पास पहुंचे। शशा ने शीना को देखते ही बुरा मुंह बनाया और पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? शीना की बजाय अमर ने जवाब दिया। अमर ने शशा को बोला, दरअसल शीना अपने बिहेवियर के लिए मिस्टर रेहान से माफी मांगना चाहती है। बचपन में आकर उसने मिस्टर रेहान को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया है। इनफैक्ट वह आप लोगों को भी सॉरी बोलना चाहती है। शशा ने चिढ़कर अमर से कहा, तो अभी ये क्यों चुप खड़ी है और तुम क्यों इसकी तरफ से बोल रहे हो? जब झगड़ना होता है तब तो इसका वॉल्यूम आसमान तक छूता है, अभी भी तो खुद बोल सकती है। साशा की बात सुनकर शीना को गुस्सा तो आया, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। शीना ने शशा को बोला, आई एम सॉरी, मैं अपने बिहेवियर के लिए मिस्टर रेहान को भी सॉरी बोलना चाहती हूं। शशा ने शीना और अमर को कहा, वह लोग शॉपिंग के लिए बाहर गए हैं। कल सुबह ही वह इस आइलैंड से वापस इंडिया जा रहे हैं। साशा की बात सुनकर शीना और अमर का मुंह उतर गया। शीना को तो अपने अरमानों पर पानी फिरता हुआ दिखा। वह तो सोच रही थी कि बचे हुए दिन में किसी तरह से रेहान से दोस्ती बढ़ाएगी, पर रेहान तो अब अगले ही दिन वापस जा रहा था। उधर रेहान शॉपिंग मॉल से जरूरत से ज्यादा सामान खरीद चुका था। एक्साइटमेंट में उसने वह सामान सब ट्रक्स पर लोड करवाकर पोर्ट पर पहुंचा दिया था, पर अब रेहान खुद भी परेशान था। सारे सामान को यट में लोड करने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे थे। यट एग्जीबिशन की वजह से बहुत सारी लेबर वहीं पर बिजी थी। यहां तक कि विराज ने भी रेहान को कहा कि उसे थोड़ा समय लगेगा। रेहान के लिए सही लोग रिक्रूट करने में यहां रेहान परेशान हो रहा था कि अपनी यट में इतने सारे सामान की लोडिंग कैसे कराएं। वहां थोड़ी दूर पर मछुआरों की बस्ती में 20 साल का एक लड़का वली बहुत उदास बैठा था। इन दिनों उसके पास कोई काम नहीं था। उसकी मां भी बहुत बीमार थी। घर में जितनी सेविंग थी सब खत्म हो चुकी थी। जहां वह बैठा था वहां से उसे रेहान की सुपर लग्जरियस यट साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर पहले उसने देखा कि 4 ट्रक आए बहुत सारा सामान यट के पास उतार गए, पर वह सामान काफी देर से वहीं पड़ा है। उसकी लोडिंग के कोई भी वहां नहीं आया है। वली सोच ही रहा था कि वहां जाकर देखें, शायद उसे कोई काम मिल सके, पर उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वह सुपर वीआईपी एरिया था। आम लोगों को उस एरिया में जाना अलाउड ही नहीं था। रईस लोगों को मानना था कि मछुआरों की बस्ती में रहने वाले लोग गंदे होते हैं और उनकी एरिया में आने से वहां पर अनहाइजीनिक कंडीशन फैलाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मछुआरों की बस्ती का अगर कोई उस एरिया में चला गया तो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। कभी कभी तो पुलिस में भी दे दिया गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर कुछ तो करना ही था। उसकी मां की दवाइयां भी खत्म हो चुकी थी। वली थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उठकर रेहान की डैचाजिले की तरफ जाने लगा। उसे वीआईपी एरिया की तरफ जाते देखकर बूढ़े बाबा बंगारू ने आवाज दी,
अरे वली, उधर कहां जा रहा है रे? रे, वली ने पलटकर बंगारू बाबा को कहा। उस यट के पास ट्रक्स बहुत सारा सामान उतार के गए हैं। मुझे लगता है उसके मालिक को उस सामान को लोड करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। वैसे भी टॉल्दो एग्जीबिशन की वजह से सारे लोग वहीं बिजी हैं। मैं सोच रहा था कि एक बार जाकर मैं ट्राई करूं। अगर मुझे लोडिंग का काम मिल गया तो थोड़े पैसे बन जाएंगे। 1000-2000 भी मिल गए तो मां की दवाइयों का और घर के खाने का इंतजाम हो जाएगा। बाबा बंगारू ने वली को कहा, तू कब बड़ा होगा रे? क्या बच्चों जैसी बातें करता रहता है? यह रईस लोग जितने बड़े घरों में रहते हैं, इनके दिल उतने ही छोटे हैं। तुझे लगता है यह शिप पर सामान चढ़ाने के तुझे 1000 रुपए दे देंगे? 100-200 देकर तड़का देंगे। खून चूसते हैं हम गरीबों का यह लोग। और हो सकता है उस एरिया में जाने पर यह तुझे वैसे ही डांट फटकार के दी शशि भगा दे। वली ने कहा, बाबा जो होना होगा होगा ही, पर हमें कोशिश तो करनी चाहिए। बल्कि आप इस टूटी हुई नाव में कब तक माथा मारते रहेंगे? आप भी मेरे साथ चलिए, दोनों कोशिश करते हैं। अगर वहां काम मिल गया तो आपको भी अपनी नाव को रिपेयर कराने के लिए कुछ पैसे बन जाएंगे। बाबा बंगारू वली की बात सोचने लगे, पर उन्हें डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो। पैसे बनने की वजह है और नुकसान ही हो जाए, कहीं जेल की हवा ना खानी पड़े। वली ने बाबा बारू को चुप देखकर फिर से कहा, बाबा चलो तो मेरा दिल कहता है कि यहां पर आज बात बन जाएगी। बाबा बंगारू कुछ देर सोचते रहे, फिर वह भी उठकर वली के साथ चल दिए। जैसे जैसे वह लोग रिहान की योट के पास पहुंचते जा रहे थे, उनकी आंखें हैरानी से फटी जा रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी यट देखी ही नहीं थी। बाबा बंगारू ने वली को कहा, पूरी उम्र मैंने समंदर किनारे रहकर बिता दी, अब तो बूढ़ा हो चला हूं। अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी योट मैंने आज तक नहीं देखी है। तभी उन दोनों पर उस एरिया के सिक्योरिटी गार्ड की नजर पड़ी और वह उन दोनों पर चिल्लाने लगा। बाबा बंगारू तो एकदम डर गए कि अब तो गए काम से। पर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। रेहान ने जो नई सुपर लग्जरियस डी खरीदी थी, अब वह उसी से इंडिया वापस जा रहा था। अपना सफर शुरू करने से पहले उसने 7 दिन के लिए बहुत सारा सामान मॉल से खरीद लिया था। सामान उसन पोर्ट पर भिजवा दिया था, पर रेहान अब परेशान हो रहा था। वहां की सारी लेबर यॉट एग्जीबिशन में बिजी थी। रेहान ने एक साथ इतना सामान खरीद लिया था कि उस सब को यट में लोड करना भी अब एक चैलेंज हो गया था। वहीं पास में मछुआरों की बस्ती में एक गरीब लड़का वली दूर से यह सब देख रहा था। वह और उसके एक अंकल यह सोचकर रेहान की बोट की तरफ बढ़ रहे थे कि रेहान अगर उनको यह लोडिंग का काम दे देगा तो उनके कुछ पैसे बन जाएंगे। पर जैसे ही उन्होंने उस वीआईपी एरिया में एंटर किया, एक सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया और उन पर बुरी तरह चिल्लाने लगा, अरे अरे कहां घुस चले आ रहे हो तुम लोगों को क्या यहां के रूल्स पता नहीं है? ये वीआईपी एरिया है, तुम लोगों को यहां पर पैर रखना भी अलाउड नहीं है। तुम साले छोटे लोग कहीं भी मुंह उठाकर घुसे चले आते हो। वली के अंकल पहले ही मना कर रहे थे कि इस एरिया में जाना हम लोगों को अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड के चिल्लाने पर गाफिल है। वह और डर गए कि अब ऐसा ना हो, वह पुलिस को बुला ले। सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा था। वली ने उसे कहा, भाई आप बेकार इतना गुस्सा कर रहे हैं, हम सिर्फ यहां पर काम के लिए आए हैं। हमने दूर से देखा कि इतना सारा सामान उस बड़ी यॉट के पास रखा है। हमें लगा कि टॉकते के मालिक को अपने सामान को चढ़ाने के लिए किसी की जरूरत होगी। हम सिर्फ इसीलिए ही आए हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा। सामान चढ़ाने आए हो या सामान चोरी करने आए हो, खूब समझता हूं मैं तुम छोटे लोगों की नीयत। तुम लोग बड़ा हाथ मारने की ताक में बैठे रहते हो कि कब मौका लगे और कब सामान लेकर रफू चक्कर हो जाओ। सिक्योरिटी गार्ड की बात पर वली के अंकल को भी गुस्सा आया। उस बंगारू बाबा ने सिक्योरिटी गार्ड को कहा, कुछ भी बोले जा रहे हो, हम गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं हैं, हम भी मेहनत की रोटी खाते हैं। तभी रेहान जो यह सब सुन रहा था तेजी से वहां आया और सिक्योरिटी गार्ड को डांटते हुए बोला, कैसे बात कर रहे हो तुम इन लोगों से? वह लोग मेरी मदद करने आए हैं, ऊपर से तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। और तुम्हें किसने कह दिया कि हर गरीब आदमी चोर होता है? मैं जानता हूं गरीब आदमी भी मेहनत से कमाना चाहता है, चोरी से नहीं। उस सिक्योरिटी गार्ड के बर्ताव ने रेहान को बहुत गुस्सा दिला दिया था। दरअसल उस सिक्योरिटी गार्ड के बिहेव से उनको अपने गरीबी के दिन याद आ गए थे, जब लोग उसकी गरीबी की वजह से उसे बहुत बेइज्जत किया करते थे।
रेहान को इतने गुस्से में देखकर गार्ड तो बचक कर रह ही गया। बाबा बंगारू और वली भी हैरान हो गए। आज तक मत वाला है, उसके पास इतना पैसा है और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां भी हैं। वली सोचने लगा, काश जिंदगी में एक दिन तो उसको भी इस तरह किंग साइज बिताने का मौका मिल जाए। वली एकटक उन लड़कियों को देख रहा था जब बाबा बंगारू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे एकदम से जग जोड़ा और कहा, क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने हमें काम दिया है, ऐसी हरकतें करोगे तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इस तरह उन लड़कियों को घूरना तुम्हें शोभा देता है क्या? काम पर ध्यान दो, आओ फटाफट यह सारा काम निपटाए। बाबा बंगारू के ऐसे कहते हैं। वली एकदम झेंप गया। उसे खुद ही पता नहीं चला था कि वह लड़कियों को इस तरह घूर रहा है। उसने एकदम से कहा, गलती हो गई बाबा, मैं फटाफट काम करता हूं। बंगारू बाबा के मना करने के बाद भी वली की नजर बार बार उन्हीं लड़कियों पर जा रही थी। उसको रेहान की किस्मत से बहुत जलन हो रही थी, पर बंगारू बाबा की आंखों से वली की यह हरकतें छुप नहीं रही थी। उन्होंने वली को डाक हुए कहा, काम पर ध्यान दो वली, जितनी जल्दी हो सके हमें यह सारा सामान यॉट पर पहुंचाना है। तुम भूल रहे हो, हम लोगों को इस पोर्ट पर काम करना तो दूर आने तक की इजाजत नहीं है। अगर यहाँ के लेबर इंचार्ज ने देख लिया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। उसके देखने से पहले ही हमें यहाँ से काम निपटा कर अपने पैसे लेकर चले जाना है। रोज रोज इतना पैसा नहीं मिलता। इस बार वली को बाबा बंगारू की बात समझ आ गई। वह भी अब सब तरफ से ध्यान हटाकर तेजी से लॉट पर सामान शिफ्ट करने में लग गया। रेहान उनकी फुर्ती देखकर हैरान था। जो सामान रेहान को पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था, वहली और बंगारू इतनी तेजी से यट पर चढ़ाए चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद साशा भी वहां पर आए और रेहान के पास खड़ी सामान को लोड होता हुआ देखने लगी। रेहान ने साशा से पूछा, क्या बात है, तुम उदास लग रही हो? साशा ने रेहान को कहा, पता नहीं क्यों पर तुम्हारा इस तरह जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अकेले सब कुछ हैंडल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, पर इस बार घबराहट हो रही है। रेहान ने साशा को कहा, अरे तुम तो जंगल में भी इतने बड़े बड़े कैंपिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेती हो, यहाँ पर तो फिर सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और तुमको तो पता है ये आधे से ज्यादा आइलैंड मेरा ही है। यहाँ पर तुम्हें कोई भी कैसी दिक्कत आ ही नहीं सकती। मैंने अभी तक यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है, पर अगर जरूरत पड़ी तो कर भी दूंगा। फिर तो उसके बाद तुमको सुई बराबर भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। साशा रेहान की बात समझ रही थी, पर पता नहीं क्यों इस बार रेहान के इस तरह बीच में जाने से वह बहुत टेंस हो रही थी। उधर मालदीव्स के सिटी हॉस्पिटल में राजन को होश आ चुका था। डॉक्टर उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। होश में आते ही वह दर्द के मारे पागलों की तरह चिल्ला रहा था। पेन किलर इंजेक्शंस देने के बाद भी उस असहनीय दर्द था। उसको यह बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि रेहान ने उसको एक इंपॉर्टेंट बनाकर छोड़ दिया है। राजन के साथ काम करने वाले उसके मैनेजर और बाकी सबऑर्डिनेट्स भी इस वक्त हॉस्पिटल में उसके पास थे। सब राजन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि राजन की फैमिली को अप्रोच करने दिया जाए ताकि राजन को वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके, पर राजन इस बात के लिए एग्री नहीं कर रहा था। राजन जानता था कि उसके पिता वेंकटेश्वर अन्ना को अगर यह पता चला कि अब वह एक कंप्लीट मैन नहीं रह गया है, रेहान ने उसे इस लायक ही नहीं छोड़ा, तो वह यकीनन उसको अपनी जायदाद से बेसपोसे बेदखल कर देंगे। वेंकटेश्वर अन्ना बहुत सख्त आदमी है। वह राजन को प्यार तो बहुत करते हैं, पर एक आधे अधूरे पुरुष को किसी हालत में वह का वारिस नहीं बनाएंगे। यह बात राजन जानता था। राजन को यह बात हर हाल में छुपा कर रखनी थी। राजन के सबसे खास मैनेजर ने कमरे में से सबको बाहर भेज दिया। उसके बाद राजन से कहा, सर, मालदीव में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल मित्तल परिवार का है। वहां पर एंट्री अलाउड नहीं है। आउटसाइडर सिर्फ स्पेशल रिक्वेस्ट पर ले जाते हैं और उसकी भी वह आम हॉस्पिटल से 10 गुना फीस चार्ज करते हैं। पर मुझे उम्मीद है कि आप वहां पर ठीक हो सकते हैं। रूम में उस हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर भी मौजूद थे। राजन ने उस डॉक्टर से पूछा, आपका क्या कहना है? डॉक्टर, क्या मैं मित्तल लीएस के हॉस्पिटल में ठीक हो सकता हूं? उस डॉक्टर को हालांकि पता नहीं था कि राजन का ठीक होना पॉसिबल है भी कि नहीं। चांसेस तो उसे ना के बराबर ही लग रहे थे, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि इस वक्त राजन के मुंह पर मना करे। उस डॉक्टर ने राजन से कहा, सर, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आपको बिना देर किए उस हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। दरअसल वह डॉक्टर अपनी जान छुड़ाना चाहता था। उसको लग रहा था कि राजन को अगर यहां पर कोई और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गई तो राजन और उसके आदमी पक्का उसको जान से मार देंगे। डॉक्टर ने जब कहा कि वह मित्तल के हॉस्पिटल में ठीक हो सकता है, तब राजन ने अपने मैनेजर को बोला,
मित्तल, हॉस्पिटल से कांटेक्ट करो, कैसे भी करके मुझे वहां पर ट्रीटमेंट चाहिए। राजन का मैनेजर कमरे से बाहर निकल गया। राजन यह सोचकर बहुत तनाव में था कि ऐसा ना हो कि उसके पापा को उसकी इस हालत का पता चल जाए। राजन अपने फोन में अपने अकाउंट्स का बैलेंस चेक करने लगा था कि अपने ट्रीटमेंट के लिए उसे अपने पापा से पैसे ना मांगने पड़े, क्योंकि अगर उनसे पैसे मांगने पड़ गए तो यकीनन वेंकटेश्वरा उसकी फिजिकल हालत जान जाएंगे। थोड़ी ही देर में राजन का मैनेजर वापस आया और उसने राजन से कहा, सर, मित्तल हॉस्पिटल में हमें ट्रीटमेंट के लिए परमिशन तो मिल गई है, पर वह बहुत ज्यादा चार्ज मांग रहे हैं। राजन ने अपने मैनेजर से पूछा, कितना? राजन के मैनेजर ने बताया, सर, वह डिसाइन एडमिशन फीस ही 1 करोड़ मांग रहे हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट का जो खर्चा होगा वह अलग। राजन अपने मैनेजर की बात सुनकर शॉक रह गया। हॉस्पिटल में सिर्फ एडमिशन का खर्चा ही 1 करोड़, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। अभी भी उसके अकाउंट में वेंकटेश्वर एम्पायर का 20 पर था, जो कि करोड़ों में था। इस वक्त राजन के लिए ठीक होना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। राजा ने अपने मैने से कहा, सारा अमाउंट मैं पे करूंगा। पापा तक यह बात नहीं पहुंच चाहिए। तुम मित्तल हॉस्पिटल में मेरे ट्रांसफर की तैयारी करो। राजन का मैनेजर यस बॉस बोलकर वहां से चला गया। राजन गुस्से में अपनी मुठिया भींच रहा था और मन ही मन कसमें खा रहा था कि वह रेहान के टुकड़े करके कुत्तों को खिलाएगा, किसी हाल में उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहां पोर्ट पर वली और बंगारू बहुत तेजी से सामान शिफ्ट कर रहे थे। लगभग सारा सामान शिफ्ट हो ही चुका था कि तभी वहां पर पोर्ट का मेंटेनेंस मैनेजर पहुंच। उसने जब वली और बंगारू को यट पर काम करते हुए देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गया। वह उन दोनों पर बहुत तेज चिल्लाया, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस एरिया में आने की हो, और इस यट पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? तुम्हें सारी जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा। तुम घटिया वाहियात लोग कहीं भी घुसे चले आते हो। रेहान, जो समंदर किनारे खड़ा इस वक्त शशा से बात कर रहा था, वह उस मैनेजर का चिल्लाना सुनकर तेजी से यट की तरफ आया। रेहान ने उस मैनेजर से कहा, ये आप कैसी बातें किए जा रहे हैं और ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? इन दोनों को यह काम करने के लिए मैंने ही बोला है। यहां पर लेबर के और लोग थे ही नहीं, इन लोगों ने तो बल्कि मेरी मदद की है। मेंटेनेंस मैनेजर ने हैरानी से रेहान को बोला, सर, आपको ऑफिस से कांटेक्ट करना चाहिए था, हम आपके लिए लैब खुद अवेलेबल करा देते। पर आप इन लोगों को यहां पर कैसे आने दे सकते हैं? ये गंदे बदबूदार छोटे लोग हैं, इनके आने से तो यहां पर और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। रेहान ने उसकी इस बात पर उसको कुछ ऐसा कहा कि उस मेंटेनेंस मैनेजर के तो होश ही उड़ गए। रेहान अपनी नई सुपर लग्जरी यट में मालदीव से इंडिया वापस जा रहा था। उसने 7 दिन के ट्रिप के लिए मॉल से सारा सामान खरीद लिया था, पर पोर्ट पर यट एग्जीबिशन होने की वजह से सारी लेब वही बिजी थी। रेहान सामान की लोडिंग को लेकर बहुत परेशान था। तब मछुआरों की बस्ती से वली और बंगारू ने आकर उसकी मदद की। उन दोनों ने अकेले ही इतना सारा सामान बहुत फुर्ती से यट पर लोड कर दिया था। पर जब काम बस खत्म होने ही वाला था, तभी पो का मेंटेनेंस मैनेजर झल्ला करर उन दोनों पर बुरी तरह चिल्लाने लगा। रेहान ने उसे कहा भी कि यह लोग मेरी मदद करने आए हैं। मेंटेनेंस मैनेजर ने रेहान को बोला कि यह बदबूदार गंदे लोग हैं, आप इनको यहां पर कैसे रख कर सकते हैं? रेहान को इस बात पर तेज गुस्सा आ गया। रेहान ने उस मेंटेनेंस मैनेजर को बोला, गंदे बदबूदार ये लोग नहीं हैं, गंदे बदबूदार आप जैसे लोग हैं जिनकी सोच सड़ चुकी है। अगर कोई मेहनत से अपनी रोटी कमाता है तो वह किस लिहाज से गंदा और बदबूदार हो सकता है? आप थोड़े धन के परिवार में पैदा हो गए तो अपने से छोटे लोगों को कीड़ा समझने लगते हैं। हो सकता है अगली बार आप इससे भी छोटे घर में पैदा हो और आपके साथ इससे भी बुरा व्यवहार हो, और जितना आप बोले जा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। अगला जन्म छोड़िए, मैं आपका यही जन्म बिगाड़ सकता हूं, और इतना बिगाड़ सकता हूं कि आपकी हालत इनसे भी बहुत बदतर हो जाएगी। रेहान की बात सुनकर वह मैनेजर बुरी तरह डर गया। ऐसी सुपर लग्जरी डेनमार्किस देखकर वह इतना तो समझ ही गया था कि इस यट का जो भी मालिक है वह वर्ल्ड के टॉप रिच लोगों में आता होगा, क्योंकि मालदीव में तो बड़े से बड़े लोगों की भी इतनी हैसियत नहीं है कि इस 7,000 मिलियन की ऑनट को खरीद सकें। रेहान जिस तरह उस मेंटेनेंस मैनेजर पर बिगड़ रहा था, उसको डर लग गया कि अब कहीं मेरी ही नौकरी ना चली जाए। उसने डरते हुए रेहान को सॉरी बोला और वहां से चुपचाप वापस चला गया। शशा ने रेहान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रेहान प्लीज कूल डाउन, उसकी भी गलती नहीं है, स्पोर्ट का एक प्रोटोकॉल है, वह बेचारा तो वही फॉलो कर रहा था। रेहान ने शशा को कहा, पर बात कहने की कोई तमीज होती है।
वह शांति से भी मना कर सकता था। इतने गंदे तरीके से बात करने का उसको भी कोई हक नहीं है। गरीब होने का मतलब यह नहीं कि कोई भी आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता है। साशा ने रेहान को कहा, तुमको क्या हुआ है? तुम अचानक से इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? रेहान साशा के पास से हटकर समंदर किनारे जाकर खड़ा हो गया। 6 साल में अपनी गरीबी की वजह से उसने जितने जख्म खाए थे सब जैसे हरे हो गए थे। साशा समझ गई कि रेहान इस वक्त अपने पुराने दिनों को याद करके परेशान हो गया है। उसने भी रेहान को फिर कुछ नहीं कहा। रेहान समुद्र किनारे शांत खड़ा था जब वली और बंगारू उसके पास पहुंचे और कहा, सर, हमने सारा सामान लौट कर दिया है। रेहान उनकी तरफ मुड़ा और जेब से निकालकर दोनों को 1,51,000 दे दिए। बंगारू ने रेहान को कहा, सर, 50 साल की उम्र हो गई मेरी, पर मैंने आज तक आपके जैसा आदमी नहीं देखा। आप बहुत नेक दिल हैं। गॉड आपको बहुत तरक्की दे, हमेशा सेहतमंद रखें। बंगारू की बात सुनकर रेहान मुस्कुरा दिया। वली ने भी रेहान को बोला, सर, सच में आज तक हमें सबने दूध कारा ही है। काम तो हमसे बहुतों ने करवाया, पर इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी। वली हाथ जोड़कर रेहान के पैर छूने के लिए आगे बढ़ा। रेहान एकदम उछलकर पीछे हट गया। रेहान ने कहा, अरे भाई, ये मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, मेहनत की रोटी कमाते हो, तुम्हारा हक है। इस पर वली ने रेहान को कहा, काश सर, आप यही मालदीव्स में रहते तो मैं जीवन भर वफादारी से आपके लिए काम करता। मुझे नहीं लगता कि अपनी जिंदगी में मैं आप जैसे ही शख्सियत से कभी दोबारा मिल सकूंगा। बंगारू ने भी रेहान को बच्चा ठीक कह रहा है। सर, सच में हम आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलने वाले। रेहान उनकी बात पर मुस्कुरा दिया। रेहान का सारा सामान यट में लोड हो चुका था। लड़कियां भी अपनी पर्सनल बिलोंग के साथ सब पहुंच चुकी थी। साशा रेहान को गुड बाय करने आई थी। जब रेहान जा रहा था तो शशा का दिल जैसे डूबा जा रहा था। वह सुपर जॉइंट यॉट वाइल्ड शार्क धीरे धीरे अब समंदर में उतरने लगी। रेहान ने डेक पर खड़े होकर सबको बाय कहा और फिर कॉकपिट की तरफ चला गया। उधर राजन को मित्तल हॉस्पिटल में बायसी ही ट्रांसफर किया जा रहा था। मित्स का वह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दूसरे आइलैंड पर था और वहां सी रूट से जाना ही पॉसिबल था। राजन के पास अपनी प्राइवेट शानदार यट थी। इस वक्त वह उसी यट में पूरे मेडिकल इक्विपमेंट के साथ था। उसका ध्यान रखने के लिए 2 नर्सेस लैब्स रह जाएगा। राजन बेड पर पड़ा। यह सब सोच ही रहा था कि अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। ओह माय गॉड, यह क्या चीज है? ऐसा लग रहा है समंदर में कोई महल तैर रहा हो। दूसरी आवाज आई, हिंदुस्तान में जैसा ताजमहल है ऐसा समंदर में ये शिप मालूम हो रहा है। तीसरे ने कहा, पता नहीं यार, ये सुपर स्टाइलिस्ट यट कुछ अलग ही मालूम होता है, पर इतनी बड़ी टिप्पी में कैसे हो सकती है? ये कोई मिनी लग्जरी शिप ही है। ये सब बातें सुनकर राजन ने नज से पूछा, ये शोर कैसा है? जरा बाहर जाकर देखो। क्या बात है? एमएस से नजो मैं उसके केब से बाहर गई और 2 मिनट बाद वापस आकर बोली, सर, बाहर एक बहुत बड़ी यट है, इतनी शानदार कि समंदर में दूर से तैरती हुई बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कोई सफेद महल पानी में तेज स्पीड से जा रहा है। राजन की 2 ही कमजोरियां रही हैं, एक तो खूबसूरत लड़कियां, दूसरी प्राइवेट यॉट। टेस्का उसको हमेशा से बहुत क्रेज रहा है। उसके पास अपनी 5 पर्सनल टेस्ट पहले से हैं एंड सब एक से एक है। जब उसने इतनी तारीफ सुनी तो उससे रहा नहीं गया। उसने नस को कहा कि वह उसको बैठने में हेल्प करें ताकि केबिन की खिड़की से वह देख सके कि किस यट की बात हो रही है। नज ने राजन को सहारे से बैठाया और केबिन की खिड़की से कर्टन हटा दिया। राजन ने जब खिड़की के बाहर देखा तो वह शॉक रह गया। पूरी दुनिया घूम लेने के बावजूद उसने आज तक इतनी शानदार यट अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। राजन ने दे चिल्लाकर अपने मैनेजर को आवाज दी। उसने अपने मैनेजर से पूछा, यह क्या चीज है? समंदर में मतलब कितनी बड़ी यट कैसे हो सकती है? ये किसकी है? मैनेजर ने राजन को कहा, सर, मैं भी देखकर ऐसे ही शॉक रह गया था। मैंने ने अभी गरे दिस पसाव बराती है पहा किया तो पता चला यह वेनिस शिप बिल्डिंग कंपनी की नई यट है। कंपनी ने कल ही इसे मार्केट में लॉन्च किया है, बल्कि फर्स्ट टाइम यहीं की तानीसाजी एग्जीबिशन में इंट्रोड्यूस की गई है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह यट आते ही बिक भी गई। राजन ने हैरानी से पूछा, किसने खरीदी है? राजन के मैनेजर ने कहा, सर, किसने खरीदा ये तो नहीं पता, क्योंकि कंपनी ने इसके बाय की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा है। पर हाँ, इस यॉट की कीमत 7,000 करोड़ है, तो किसी सुपर रिच आदमी ने ही ली होगी। अपने मैनेजर की बात सुनकर राजन दंग रह गया। राजन के लिए यह कीमत तो बहुत ही बड़ा सदमा था।
वह टेस का शौकीन रहा है, पर 7,000 मिलियन की यट खरीदने की तो उसकी भी हैसियत नहीं थी। उसने तो प्राइस यही सोचकर पूछा था कि अगर पॉसिबल होगा तो इसके बायर से ज्यादा प्राइस देकर वह इसे खरीद लेगा। पर अब 7,000 मिलियन सुनकर तो उसके होश उड़ गए। वेंकटेश्वर अन्ना के अंपर में उसका सिर्फ 5वां हिस्सा था। वह लोग 4 भाई थे और उसे पता था उसके पापा प्रॉपर्टी को सब में इक्वल डिवाइड करेंगे, और 7,000 मिलियन की तो उसकी हैसियत ही नहीं थी। राजन ने हैरान होते हुए कहा, मालदीव्स में मित्तल के अलावा तो ऐसा कोई नहीं है जो 7,000 मिलियन की टाई क्यूरतरी खरीद सके। राजन के मैनेजर ने कहा, यही बात मैं भी सोच रहा हूं सर। हो ना हो इसको खरीदने वाला कोई मित्तल परिवार से ही है, वरना यहां के तो 50 रईस लोगों की दौलत मिला दी जाए तब भी वह लोग 7,000 मिलियन की टॉस सी इस तरह नहीं खरीद सकेंगे। राजा ने अपने मैनेजर की बात सुनी और चुपचाप उदास वापस अपने बेड पर लेट गया। राजन मन ही मन सोच रहा था कि उसके दिन कितने बुरे चल रहे हैं। पसंद की लड़की भी नहीं मिल और ना ही अपनी पसंद की टेश खरीद सकता है, बल्कि इन सब चक्कर में उसका इतना नुकसान हो गया है कि अब तो पता नहीं कभी ठीक भी हो पाएगा कि नहीं। राजन को कोई अंदाजा नहीं था कि यह ट्रिस उसी लड़के की है जिसने उसकी यह हालत की है। अगर पता होता तो शायद वह भी अपने आदमियों को कहता कि यॉट की तरफ बढ़ो और रेहान को खत्म कर दो। रेहान को भी कोई अंदाजा नहीं था कि जो एक छोटी सी टैप हुई है अभी उसके पास से गुजरी है उसमें राजन है, वरना हो सकता है रेहान भी राजन की टेक्नोबिस को टक्कर मारकर वहीं धराशायी करके सब खत्म कर देता। राजन से रेहान को गहरी नफरत हो रही थी। रेहान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, पर बलात्कार जैसा घिनौनी अपराध उसकी बर्दाश्त के बहुत बाहर था। राजन ने जो कियारा के साथ करने की कोशिश की थी, रेहान उसे यकीनन जान से मार देता, पर कियारा के रोने की वजह से रेहान ने उसे जिंदा छोड़ दिया। हालांकि रेहान ने राजन की जो हालत कर दी थी वह तो जिंदा से भी बदतर ही थी। रेहान राजन की हालत से बेखबर अपनी उस यट को ओपन सी में फुल स्पीड पर ड्राइव करते हुए बहुत खुश हो रहा था। आज बहुत बहुत लंबे टाइम बाद वह इतना शांत और रिलैक्स फील कर रहा था। खुले समंदर में इस तरह अपनी पसंद की टाशेसी खुद चलाना उसके लिए बहुत मेसमराइजिंग एक्सपीरियंस था। हालांकि यट चलाने का रेहान का फर्स्ट टाइम था, पर उसे बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं आ रही थी। उसकी यट के सारे ऑपरेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल थे। सैटेलाइट नेविगेशन आने ऑन था। मौसम और बाकी समुद्री रास्ते ग्लोबल नेविगेशन से मॉनिटर हो रहे थे। रेहान के लिए इस यट को ड्राइव करना सचमुच बहुत ही जड़ था। आखिरकार यह यट कंपनी ने अपने एक क्लास कस्टमर के लिए ही डिजाइन की थी। उनकी कन्वीनियंस और कंफर्ट कंपनी की टॉप प्रायोरिटी था। रेहान को वहां से चले 2 घंटे बीत चुके थे। वह गहरे समंदर में पहुंच चुका था जब उसे शशा का वीडियो कॉल आया। सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए सिग्नल का कोई इशू नहीं था। रेहान ने साशा को बताया कि उसको टेस्ट ड्राइव करने में बहुत मजा आ रहा है। साशा ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, बढ़िया है, एंजॉय करो और अपना ध्यान भी रखना। अच्छा, एक बात करनी थी मुझे तुमसे, हमारी कंपनी के रिकॉर्डिंग। रेहान ने शशा को कहा, हाँ बताओ ना, कोई दिक्कत है क्या? सी साशा ने रेहान को बोला। ने नहीं दिक्कत कोई नहीं। दरअसल मेरी अभी लीजा के साथ एक मीटिंग थी। रेहान, लीजा काफी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। उसके पास अपने आप दिल्ली आने का खर्चा भी नहीं है। वापसी की टिकट में एक टिकट उसकी भी करा ले। क्या अपने साथ ही ले चलते हैं? रेहान ने शशा को कहा। अरे बिल्कुल करा लो, कोई इशू नहीं है। वैसे भी वह हमारी कंपनी की आने वाली फिल्म की हीरोइन है। उसको यह सब फैसिलिटी देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साशा ने रेहान को कहा। ठीक है रेहान, बस यही कंफर्म करना था। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। साशा का फोन रखने के बाद रेहान ने देखा कि लड़की अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहनकर टॉप डेक पर बने स्विमिंग पूल में खेल रही हैं। स्विमिंग पूल ठीक रेहान के कॉकपिट की बैक में ही था। सबको खुश देखकर रेहान खुश था। एक बार उसका मन किया कि वह भी जाकर स्विमिंग पूल में एंजॉय करे। फिर उसने यह सोचकर इरादा बदल दिया कि किस किस को हैंडल करेगा। यकीनन वह अकेला इतनी सारी लड़कियों से परेशान आ जाएगा। वैसे भी वहां पर बहुत इलेक्ट्रीफाइंग माहौल होता जा रहा था। उनकी तरफ पीट करके समंदर की तरफ देखने लगा। जितना नीला आसमान था उतना ही क्रिस्टल क्लियर नीला समंदर था।
रेहान बहुत शांत महसूस कर रहा था कि अचानक पीछे से एक शोर सुनाई दिया। रेहान ने पलटकर देखा तो लड़कियों में आपस में बहस हो रही थी। कविता श्रीधर के ग्रुप की कुछ लड़कियां शायद ड्रग्स लेती थी। उन्होंने सोचा कि लाइफ में ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा। उनकी बातें सुनकर ही रेहान को पता चला कि टेट बी पर आने से पहले उन्होंने ट्रेवल गाइड की मदद से कोई ड्रग पैडलर ढूंढ लिया और वह यट पर ड्रग्स लेकर आए हैं और साथ एक पांच से देखे हैं। वो लड़कियां बाकी लड़कियों को उकसा रही थी कि शाम को एक रेव पार्टी करेंगे। इस शिप पर बीच समंदर में किसको पता चलेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। कियारा और विदिमा तो उन लड़कियों की बात सुनकर सदमे में आ गई थी। कियारा ने उन लड़कियों को कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम अच्छे घरों के लोग हैं, हम ये काम करेंगे। उन लड़कियों में से एक जो बहुत बोल्ड थी, उसने कहा, ट्रू फेमिनिज्म तो इसी फ्री स्पिरिट में है। हम लड़कियां हैं तो हमें इन बातों से दूर रहना चाहिए। यही सोच तो बदलनी है। विदिमा ने उस लड़की को कहा, मॉडर्न होने और बेवकूफ होने में फर्क होता है। बात लड़के लड़की की है ही नहीं, जो गलत है वह सबके लिए गलत है। उस लड़की ने चिढ़कर रिद्धिमा को कहा, हम तो बेवकूफ ही सही हैं, तुम हो ना ज्यादा समझदार, तुमको नहीं आना तो तुम मत आना, पर हम लोग तो आपस में मिलकर आज शाम को एक धमाकेदार रेव पार्टी करेंगे ही। तभी रेहान वहां गुस्से में धारता हुआ आया और चिल्लाकर बोला, किसकी हिम्मत है जो यहां पर रेव पार्टी करें? उठाकर समंदर में फेंक दूंगा। दिमाग की जो चर्बी शरीर पर चढ़ गई है, शार्क नोच नोच के खा जाएंगे। बची खुची बटिया बाकी मछलियां निपटा देंगी तुम्हारी गतस्सी। वह लड़कियां रेहान के इस तरह चीखने से एकदम से सहम गईं। उनमें से किसी ने आज तक रेहान को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। रेहान की बात सुनकर वह लड़की डर कर पीछे हट गई। रेहान के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे, रेहान सच में उठाकर समंदर में फेंक देगा। गुस्से में रेहान का चेहरा लाल हो गया था। रेहान ने जलती हुई आंखों से उस लड़की को देखा और जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से वापस चला गया। रेहान को इतने गुस्से में देखकर कियारा भी परेशान हो गई। रेहान का इतने गुस्से में इस तरह फट जाना कियारा को भी बहुत हैरान कर रहा था। वह समझ गई कि रेहान जो इतना चिल्ला कर गया है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात जरूर है। रेहान अपनी योट से मालदीव से वापस इंडिया जा रहा था। उसके साथ कियारा, राधिका और रिद्धिमा थे। यट पर कविता श्रीधर के ग्रुप की 20 लड़कियां भी थीं। उनमें से कुछ लड़कियां अपने साथ ड्रग्स लेकर आई थीं और योट पर ड्रग पार्टी करना चाहती थी। रेहान को जब यह पता चला तो रेहान गुस्से से आग बबूला हो गया। रेहान ने उन लड़कियों को धमकाते हुए कहा कि किसी ने अगर यट पर ड्रग्स लेने की हिम्मत भी की तो रेहान उसे उठाकर समंदर में फेंक देगा। रेहान को आज तक इतने गुस्से में किसी ने नहीं देखा था। वह सब लोग सहम गए। रेहान उनको बुरी तरह डांट कर वहां से चला गया। रेहान को इतने गुस्से में देखकर कियारा परेशान हो गई। वह समझ रही थी कि बात कुछ और भी है। कियारा रेहान के पीछे गई। रेहान योट के कोने में खड़ा समंदर की लहरों को देख रहा था। शाम ढल रही थी और समंदर पर सूरज की किरणें रोशनी का जाल बिछा रही थी। कियारा ने रेहान से पूछा, रेहान क्या हुआ? आशा, मैंने तुम्हें कभी किसी लड़की पर इस तरह चिल्लाते हुए आज तक नहीं देखा। रेहान ने कियारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कियारा ने रेहान के हाथ पर हाथ रखा और फिर से पूछा, बताओ ना रेहान, क्यों इतना परेशान हो? मुझसे भी अपना मन नहीं बांटो। क्या रेहान ने कियारा को बताया, मैं जब जॉनी पापा के घर में था तो हम 2 नहीं 3 दोस्त थे। मैं और दमर तो जॉनी पापा के साथ ही रहते थे, पर हमारा एक तीसरा दोस्त सनी भी था। हम सब स्कूल में साथ थे। सनी हम सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और दिलेर था, पर पता नहीं कब कब में वह ड्रग्स बेचने वालों की बातों में आ गया। वह लोग उससे ड्रग्स इधर से उधर पहुंचाने का काम करवाते थे कि अच्छे पैसे मिलते थे, तो वह भी यह काम करने लगा। मैं उसे तब बहुत मना करता था, पर उसने तो जैसे मेरी बात सुनना ही बंद कर दिया था। सत्य वह स्कूल से बंद करके भी ड्रग्स पहुंचाने का काम करने लगा। एक दिन पुलिस को पता चल गया कि वह ड्रग्स बेचने वालों के साथ मिलकर ड्रग्स पहुंचाने का काम कर रहा है। मुझे तो यह पता ही नहीं चला था कि वह खुद कब कब में ड्रग्स लेने लगा था। पुलिस के डर से उसने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया। बहुत कोशिश की, पर वह बच नहीं सका। मैं बहुत महीनों तक सदमे में रहा। ड्रग्स के नाम से भी मुझे इतनी नफरत है कि किसी को लेते हुए देखता हूं तो लगता है कि पता नहीं क्या कर बैठूंगा। अपने दोस्त सनी की बात करते हुए रेहान की आवाज भारी होने लगी थी। कियारा चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। रेहान ने फिर कहा,
मैंने कविता श्रीधर के ग्रुप की लड़कियों को अच्छी बैकग्राउंड का समझा था, जो जरूरतमंद हैं, इसलिए ही इतनी अच्छी सैलरी और इतनी अच्छी एटमॉस्फेयर में रखने की कोशिश की, कियारा ने रेहान को कहा। रेहान, ज्यादातर लड़कियां भले परिवारों की ही हैं, पर तालाब में एक आध मछली गंदी निकल ही आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा तालाब गंदा है। बहुत सी लड़कियां अपने इस पैशन को पूरा करने के लिए डबल मेहनत कर रही हैं। उनके पास तो फीस तक के पैसे नहीं होते, और कुछ ऐसी भी हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में सब सहूलियत होते हुए भी सिर्फ मौज मस्ती के लिहाज से यहाँ पर आ गई है, क्योंकि भगवान ने उनको एक दास सिंह का गुण दे दिया है। पर तुम अपना मन मत खराब मत करो, तुमने दांत तो दिया ही है। मुझे नहीं लगता कि उनमें से अब किसी की हिम्मत होगी। दोबारा इस तरह की घटिया बात करने की रेहान ने कियारा को कहा, पर मैं अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी में इस तरह के लोगों को नहीं रखूंगा। मैं जाकर कविता को साफ बोल दूंगा कि यह लड़कियां अब हमारी कंपनी में काम नहीं करेंगी। कियारा ने रेहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शाम ढल चुकी थी, आसमान में हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। कियारा ने रेहान को कहा, अच्छा छोड़ो ये सब बातें, अपना मूड ठीक करो, मैं जाकर यहाँ की किचन में कुछ बनाती हूँ। रेहान ने कियारा को कहा, पर तुम अकेले इतना सारा काम कैसे करोगी? 20 लड़कियां हैं, किस किस का खाना बनाओगी? जाओ उन लड़कियों को भी पूछो, उनमें से हेल्प करने के लिए कुछ को साथ ले लो। कियारा ने हाँ में सर हिला दिया। कियारा ने वापस जाकर वहां पर जब लड़कियों से पूछा तो राधिका के अलावा सबने कहा कि उन्हें किचन का काम आता ही नहीं है। पता नहीं आता ही नहीं था या कोई करना नहीं चाहती थी, पर आखिर में सिर्फ राधिका और कियारा ही योट की किचन में काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रेहान भी वहां पर आया। यट की किचन में बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। कियारा ने रेहान को बहुत एक्साइटमेंट के साथ बताया, रेहान, ये किचन तो इतनी हाईटेक है कि यहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हर काम के लिए ऑटोमेटिक मशीनें मौजूद है, बस थोड़ा कार पीट के सब्जियां इनमें सेट करनी है, सब कुछ अपने आप पक जाएगा। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो यह भी बढ़िया हुआ, वरना 20 लोगों का खाना तुम दोनों कैसे बनाते? कियारा और राधिका को किचन में खुशी खुशी लगा देखकर रेहान वापस अपने कॉकपिट में चला गया। रेहान को लग रहा था कि वह भी उन दोनों की हेल्प करा दे, पर वहां किचन में रेहान के लिए कुछ काम था ही नहीं। कियारा और राधिका इतनी एक्साइटमेंट के साथ काम कर रही थी जैसे कुकिंग उन दोनों का ख्वाहिशा का पैशन हो सैया। रेहान नीचे किचन में आने से पहले यॉट को ऑटो पायलट मोड पर डालकर आया था, पर रेहान यट को ऑटो पायलट मोड पर डालकर निश्चिंत नहीं रह पाता था। उसका भी समंदर में यह पहली बार था। थोड़ा नर्वस तो रेहान भी था। कियारा और राधिका ने सारा खाना बनाकर वहां के डाइनिंग हॉल में लगा दिया था। इतना शानदार खाना देखकर लड़कियां बहुत एक्साइटेड थी। ज्यादातर सी फूड ही था और बहुत सी चीजें ऐसी थीं जो उनमें से किसी ने कभी खाई ही नहीं थी। कियारा और राधिका दोनों को कुकिंग का शौक था। उन दोनों ने YouTube टू ईट वाला फूड लाया था जो कि सिर्फ माइक्रो में गर्म करना था। वह सारी डिशेस लड़कियों के लिए नहीं थी। वहां पर एक बार फिर से पार्टी का माहौल हो गया था। जिन 3 लड़कियों ने ड्रग्स की बात की थी वह अब चुपचाप एक कोने में बैठी थी। रेहान के गुस्से के बाद वह सहम गई थी। अंदाजा तो उनको भी हो गया था कि शायद अब रेहान उन्हें कंपनी से निकाल देगा। सारिया व तीनों अब वह अपने की वाने पर बहुत पछता भी रही थी और कोशिश कर रही थी कि वह अब अच्छा बिहेव करें ताकि रेहान उनको माफ कर दे और कंपनी से ना निकाले। सब पार्टी के माहौल में मस्त थे कि तभी रेहान के फोन पर मैसेज भी पाया। रेहान ने अपना फोन चेक किया। मैसेज पढ़ने के बाद रेहान के चेहरे पर एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वह सब लोग डाइनिंग हॉल में आसपास ही बैठे खाना खा रहे थे। रेहान के चेहरे पर बदलते हुए एक्सप्रेशन विदिमा ने नोटिस कर लिए थे। विदिमा ने रेहान से पूछा, क्या हुआ, किसका मैसेज है? तुम अचानक से इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रेहान ने सबको बताया, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम से मैसेज आया है। मैसेज क्या है? वार्निंग ही है, समंदर की वेदर कंडीशन को लेकर। रेहान की बात सुनकर सारे एकदम चौंक गए। सब अब खाना छोड़कर रेहान की तरफ देख रहे थे। कियारा ने परेशान होकर पूछा, कैसी वार्निंग? रेहान ने कहा, हाय अलर्ट है, इसी रूह पर आगे बहुत बड़ा तूफान आ गया है। रेहान की बात सुनकर कुछ लड़कियों की तो चीख निकल गई। उन्होंने फिल्मों में देखा हुआ था कि समुद्री तूफान कितने खतरनाक होते हैं। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रिदमा ने घबराकर रेहान को कहा, रेहान अब हम क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे?
सिचुएशन को ऐसा करो, तुम शिप को वापस मोड़ लो, हम वापस मालदीव चलते हैं। हमें इस रूट से इंडिया जाना ही नहीं है। रेहान ने रिद्धिमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कियारा ने रेहान से पूछा, क्या हुआ रेहान? क्या हम अब वापस नहीं लौट सकते? क्या हम तूफान में बस पहुंचने ही वाले हैं? क्या जा अब हम नहीं बचेंगे? रेहान ने जब देखा कि पास सब लड़कियां डर रही हैं, तब रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यह एक जनरल वार्निंग है उन लोगों के लिए जो सिंपल टेसा चॉर्सन या छोटे शिप से सफर कर रहे हैं। तुम लोग भूल रही हो, तुम 7,000 मिलियन की टाइस में हो। इसका डिफेंस मैकेनिज्म कमाल का है। बड़े से बड़ा तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके सारे केबिन विंड एंड वाटरप्रूफ है। सब बंद होने के बाद इसके अंदर पानी घुस ही नहीं सकता। तुम लोग इतना पैनिक मत लो, चिल करो, खाना खाओ और अपने अपने कमरे में रेस्ट करो। वैसे भी इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। अभी तक तो इसकी ऑटो पायलट मोड ने अपने आप ही डिफरेंट सी रूट पर शिप को गाइड कर दिया होगा। मैं कॉकपिट में जाकर देखता हूं, तुम लोग रिलैक्स रहो, कुछ नहीं हुआ। रेहान की बात सुनकर लड़कियां अब रिलैक्स फील कर रही थी, वरना एक बार तो उनको लगा था कि उनकी हालत भी टाइटैनिक जैसी होने वाली है। रेहान ने मैगी को कहा, मैगी तुम मेरे साथ आओ, एक बार कॉकपिट में जाकर सिट सेशन देखते हैं। रेहान के जाने के बाद सब लड़कियां वापस हंसी मजाक में लग गईं। एक लड़की ने कहा, मुझे तो लगा था कि बस आज हम मर जाएंगे, जैक और रोज की तरह हमारा टाइटैनिक भी डूब जाएगा। दूसरी लड़की ने कहा, मुझे भी यही लगा था, जिंदगी में यट, पर यह पहला सफर है और आखिरी भी यही हो जाएगा। उनमें से एक ने कहा, अरे तूफान ही तो है, इतनी बड़ी क्या बात हो गई? कैसी डरपोक लड़कियां हो तुम उसकी बात पर। एक ने कहा, मूवीज में देखा नहीं है क्या, 7 माले की बिल्डिंग से भी ऊपर तक लहरें जाती हैं समंदर की, और जब टाइटैनिक जैसे शिप को समुद्री तूफान निगल सकता है तो फिर यट क्या चीज है? सब आपस में हंसी मजाक में लगे हुए थे, पर मामला वाकई बहुत सीरियस था। रेहान ने जाकर ऊपर खुद चेक करना शुरू किया कि अब इन हालातों में क्या किया जा सकता है। उसने नेविगेशन चेक किया। वह तूफान से बस 1 घंटे की दूरी पर थे। वार्निंग सिग्नल से यह क्लियर था कि तूफान बहुत भयानक है। उनके पास ऐसा कोई अल्टरनेट रूट नहीं था जहां से वह सेफली पास कर सके। नेविगेशन सिस्टम आधे घंटे की दूरी पर एक आइलैंड दिखा रहा था, ऐसा आइलैंड जहां पर कोई नहीं रहता, पर इस वक्त एडवाइजरी यही थी कि उस आइलैंड पर यट को एनक कर दिया जाए और जब स्टॉर्म शांत हो जाए तभी आगे की यात्रा की जाए। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तब यही एडवाइजरी दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके जमीन की तरफ बढ़े और जब तक तूफान शांत ना हो जाए जमीन पर रहे, क्योंकि कितना भी कुलेशन कर लिया जाए पर समंदर इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि तूफान कब क्या रूप ले लेगा यह कहा नहीं जा सकता था। कियारा भी रेहान और मैगी के पीछे कॉकपिट में आ गई थी। रेहान तब मैगी से कह रहा था, मैगी मुझे लगता है हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, इस आइलैंड पर चलते हैं, यही सबसे सेफ तरीका है इस तूफान से बचने का। रेहान मन ही मन खुद बहुत घबरा रहा था, पर वह आसिस वह अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दे सकता था। मैगी ने भी सारी सिचुएशन को स्टडी किया और रेहान की बात पर एग्री किया कि समंदर में इस तरह आगे बढ़ने से बेहतर है कि आइलैंड पर जाया जाए। यट मैक्शन कितनी भी महंगी और सुपरफुल प्रूफ क्यों ना बनी हो, पर समंदर कब भयानक रूप ले लेगा यह भी नहीं कहा जा सकता था। कियारा ने जब उनकी बात सुनी तो उसने बहुत पैनिक होकर पूछा, तो अब हम यहां से किसी आइलैंड की तरफ जाएंगे? रेहान ने पलटकर उसे देखा और कहा, वही जाना ज्यादा सेफ रहेगा। तूफान में समंदर बहुत खतरनाक हो जाता है, रात के समय तो और भी ज्यादा सॉलिड ग्राउंड पर रहना ही सेफ रहेगा। अभी वह लोग बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर इतनी जबरदस्त बिजली चमकी और बादल गरजे की समंदर की लहरें भी 20 फुट ऊपर तक उछल गईं। लहरों का प्रेशर इतना तेज था कि पूरा ये हिल गया। शीशों पर पानी के थपेड़े इतनी जोर से पड़े कि अगर वह कांच बुलेट प्रूफ ना होता यकीनन वह शीशे टूट जाते। तब तक लड़कियां नीचे अपने अपने कैबिन में सोने जा चुकी थी। परट इतनी तेज हिली थी कि उन्होंने भी महसूस कर लिया था कि कुछ होने वाला है। सब डर के उठकर बैठ गए। कियारा तो अब डर से कांप रही थी। एक बार फिर से इतनी तेज बिजली चमकी कि कियारा डरकर रेहान के गले लग गई। रेहान ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, ये और डेंजरस सी कंडीशंस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखती है। पर अब तो रेहान की भी घबराहट के मारे जान निकल रही थी। रेहान ने मैगी को कहा, आइलैंड से हम कितनी दूर हैं? मैगी ने नेविगेशन सिस्टम स्टडी करके रेहान को बताया, सर अभी हमको 20 मिनट लगेंगे।
वहां तक पहुंचने में मैगी की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि एक बार फिर से लहरों का बहुत विकराल रूप देखने को मिला। यक तो बुरी तरह हिल ही गई थी, पानी भी बहुत तेज स्पीड से खिड़कियों से टकरा रहा था। कियारा तो डर के मारे चीखने लग गई। रेहान, अब हम नहीं बचेंगे, हम सब मर जाएंगे। रेहान कियारा को डांटते हुए कहा, कियारा, अगर शांत नहीं बैठ सकती हो तो अपने केबिन में जाओ। कियारा ने कहा, मैं उस केबिन में जाकर भी डर से मर जाऊंगी। रेहान ने कियारा को बोला, तो जाकर एक ट्रैंकुलाइजर लेकर सो जाओ, पर प्लीज हम लोगों को कंसंट्रेट करने दो। रेहान ने फिर मैगी से पूछा, हम तूफान से कितनी दूर हैं? मैगी ने रेहान को बताया, इनका सैटेलाइट वार्निंग सिस्टम इतना अप टू दिमाग नहीं है। रेहान, सर इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटा बताया था, पर जिस स्पीड से तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है, अगले आधे घंटे में वह हम पूरी तरह से तूफान की चपेट में आ जाएंगे। रेहान ने मैगी से पूछा, फुल स्पीड में अगर हम यहां से चले तो आइलैंड कितनी देर में पहुंच सकते हैं? मैगी ने रेहान को कहा, वैसे तो सर 20 मिनट का रास्ता है, पर हम फुल स्पीड से जाएं तो शायद तूफान के टकराने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। रेहान ने अब सब कुछ फुल्ली मैनुअल मोड में कर लिया था। सब कुछ रेहान खुद ऑपरेट कर रहा था, मैगी उसको असिस्ट कर रही थी। रेहान ने मैगी को कहा कि फटाफट स्टडी करें कि आइलैंड की कौन सी साइड पर और यट को एनक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी पहुंचने से पहले यह देखना बहुत जरूरी था कि आइलैंड का वो सी साइड शैलो नहीं होना चाहिए। इस वक्त जैसे समंदरी तूफान और रेहान में रेस लगनी शुरू हो चुकी थी। जितनी तेजी से तूफान रेहान की तरफ बढ़ रहा था, उतनी ही तेज स्पीड से रेहान यट को आइलैंड की तरफ ले जा रहा था। रेहान जानता था इस स्पीड पर जाने में फ्यूल कंसेंट बहुत ज्यादा होने वाली है, पर अभी यह सब सोचने का टाइम नहीं था। एक के बाद एक भयानक लहरें बार बार यट से टकरा रही थी।